हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड एक वीडियो जो कि स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने इनकी हिस्ट्रीज़ और फेजेस भी अपलोड की है वीडियो, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके वो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो आइए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो बेसिकली हम इस प्रेजेंटेशंस में हम जानेंगे कि ओवरव्यू क्या है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है, की प्लेयर्स कौन कौन से, रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन सी है, ठीक है, और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पे कि स्ट्रक्चर बैंक्स के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो पहला है हमारे पास आरबीआई, ठीक है, जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो जो हमारा आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इसे एपेक्स बॉडीज़ भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, इश्यूज़ करेंसी करता है एंड सुपरवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके। इसकी पावर क्या क्या है, आरबीआई फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, इट रेगुलेट द सुपरवाइजेज द बैंकिंग सिस्टम, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज एंड इशू करेंसी। So I hope you understand this language, what write it. Next is Banking Regulation Act 1949. तो पहले था हमारा आरबीआई, उनकी पावर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में। दिस एक्ट एम्पावर द आरबीआई टू रेगुलेट बैंक्स. इट कवर्स लाइसेंसिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड लिक्विडेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो आरबीआई को एम्पावर करता है टू रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम, ओके। और साथ में ये क्या करता है, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड लिक्विडेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल्ड वर्सेस नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स का ही है। जैसे मैंने आपको बता देती हूँ कि हमारे जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो किस किस में डिवाइडेड है, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट जो बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, शेड्यूल्ड बैंक्स है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, और आपके पास और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप जिस बैंक्स के बारे में बताऊंगी तो वो एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स है इंडियन इकोनॉमी, ओके। तो शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, जो इंक्लूडेड होते हैं सेकंड शेड्यूल्स ऑफ आरबीआई एक्ट, यानी कि जो आरबीआई का सेकंड शेड्यूल लिस्ट है उसके अंदर जो इंक्लूडेड बैंक्स होते हैं वो हमारा शेड्यूल्ड बैंक होता है। सेकेंड में इसका क्या है कि पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ एटलीस्ट 5 लाख। तो इनका जो पेड अप कैपिटल होता है और रिजर्व जो होता है वो एटलीस्ट मिनिमम यानी 5 लाख होता है। नेक्स्ट है इंटाइटल टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एट द बैंक रेट, और ये आरबीआई से बोरो भी कर सकता है एट द बैंक रेट, जो बैंकिंग रेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारा शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में, ठीक है। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल्स, और इनकी जो लिक्विडिटी है रिक्वायरमेंट वो शेड्यूल बैंक से कंपेयर में ज़्यादा है। यानी अगर शेड्यूल बैंक के पास एटलीस्ट 5 लाख है तो इनसे ज़्यादा यानी अप्रॉक्स 10 लाख टू 20 लाख, मतलब मिनिमम 5 लाख तो होगी नहीं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही नहीं लिक्विडिटी जो होगी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑपरेट अंडर स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस विदाउट डायरेक्ट आरबीआई बोरोइंग प्रिविलेजेस, यानी इन्हें आरबीआई के अकॉर्डिंग से और उसे विदाउट डायरेक्ट आरबीआई बोरोइंग प्रिविलेज स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ठीक है, जिसे आप ज़्यादा जानते भी होंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो क्या होता है, आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्टेक्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड द मेजॉरिटी स्टेक, एग्जाम्पल इंक्लूड एसबीआई एंड पीएनबी। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो ज़्यादा जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट्स की होती है इंक्लूडेड, ठीक है। PSB प्रायोरिटाइज सोशल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, दे एम टू रीच अंडर रिजर्व पॉपुलेशन। तो बेसिकली PSB का एम ही ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडर रिजर्व पॉपुलेशन तक पहुँचे, वहाँ तक बैंकिंग सेक्टर्स को इंक्लूड करे और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसी जो स्ट्रैटेजीज़ है उसे फॉलो करते हुए जाए। नेक्स्ट है मार्केट डोमिनेंस, दे डोमिनेट द इंडियन मार्केटिंग सेक्टर, PSB होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 60% मार्केट शेयर इन एसेट्स।
तो जो हमारा मार्केट डोमिनेंस है उसमें 60% जो है मार्केट शेयर एसेट जो है वो पीएसबी का ही होल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अकाउंटेड फॉर 8.96 लाख करोड़ ऑफ ग्रॉस एनपीए एज ऑफ मार्च 2023। एफर्ट्स आर ऑन गोइंग फॉर रिजोल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये एक रिपोर्ट दिखाई गई है आपको कि अप्रॉक्स मार्च 2023 में हमारे पास जो एनपीए आपको पता ही होगा, जो बैंक जो लोन्स जो होते हैं डिफ़ॉल्टिंग हो जाते हैं क्राइटेरिया के बाद, 3 क्राइटेरिया के बाद, उनके जो है एनपीए एक अनाउंस कर दिया जाता है कि जो हमारे लोन्स थे, जो बैंक ने लोन प्रोवाइड किए थे वो एनपीए हो गए, यानी कि अब बैड डेट्स आप कह सकते हो उससे, ठीक है। तो वो मार्च में 2023 में 8.96 लाख करोड़ थे, ठीक है, जो कि अभी ऑनगोइंग है रिजोल्यूशन के लिए कि वो जो पैसे हैं, जो मनी है, फंड्स है, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नाम से ही आपको समझ आता होगा कि इसमें क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप्स, ठीक है। मेजॉरिटी स्टेक है हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज। प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, ओके। तो आपको पता चल गया कि इसमें प्राइवेट जो होल्डिंग मेजॉरिटी स्टेक है वो प्राइवेट कंपनीज़ की होती है, इंडिविजुअल्स की होती है, जैसे कि हमारे एचडीएफसी बैंक्स हो गए, आईसीआई और एक्सिस बैंक। कस्टमर सर्विस, प्राइवेट बैंक्स ऑफर सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज, दे प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो आपको पीएसबी से कंपेयर से ज़्यादा कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पर्सनलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है, एज अ कस्टमर आपको। Efficiency and technology. These banks are known for their operational efficiency. They lead to technology adoption and digital innovation. तो ये बैंक्स जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, डिजिटल इनोवेशन जैसे आपने देखे होंगे उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। अब ग्रोथ इन एडवांसेस, एक्सपीरियंस्ड अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट of 18% in advances. This growth occurred over the past 5 years, indicating robust expansion. तो ये आपको रिपोर्ट बताई गई है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो 18% एडवांस आपको देखा गया है इन 2023 के अकॉर्डिंग में, और जो इनका लास्ट 5 ईयर्स से ज़्यादा और रोबस्ट एक्सपेंशन दिखा रहा है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नाउ मूव ऑन टू फॉरेन बैंक्स। अब फॉरेन बैंक से क्या है, हमारा ग्लोबल प्रेजेंस रहती है। दीज आर ब्रांचेज ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स, दे ऑपरेट विद इन इंडिया फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो ये ऐसे बैंक्स होते हैं जिनके ग्लोबल में प्रेजेंस रहती है और जो ऑपरेट्स कहाँ किया जाता है, इंडिया से, ठीक है। ये एग्जांपल जैसे क्या हो गया, प्रोमिनेंट फॉरेन बैंक्स इंक्लूड सिटी बैंक, HSBC एंड स्टैंडर्ड चार्टेड। दिस बैंक ब्रिंग ग्लोबल एक्सपर्टाइज। तो जो ये कुछ बैंक्स के नेम हैं आपको एग्जांपल्स में दिए गए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बैंक्स जो है फॉरेन्स में भी है, ठीक है, जिससे जो ट्रांजैक्शंस है आप वो ईजिली कर सकते हो, ठीक है। बट ये इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, ओके, यहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं। प्राइमरी फोकस एरिया क्या है, दे स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऑल्सो ट्रेड फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट आर की सर्विसेज। तो इनका बेसिकली फोकस एरिया क्या है कि स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करना कॉर्पोरेट बैंकिंग में, ऑल्सो ट्रेड फाइनेंस करवाना, वेल्थ मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो ये इनके प्राइमरी फोकस एरियाज है। नेक्स्ट है एसेट कंट्रीब्यूशन। टोटल एसेट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया रीच 40.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। दे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट द फाइनेंशियल सेक्टर। तो जो फॉरेन बैंक्स हैं उनमें जो टोटल एसेट्स है वो 40.5 लाख करोड़ है, ठीक है, इन 2023। तो ये आपको बता रहा है कि काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स, ओके। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, RRB आर एस्टेब्लिश्ड अंडर RRB एक्ट 1976। देयर कोर फोकस ऑन द रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इन बैंक्स का क्या एम होता है कि ज़्यादातर रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। ये RRB यानी रूरल डेवलपमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1976 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया है इसे, ठीक है। और इनका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। दिस इंश्योर बोर्ड सपोर्ट। तो इनका ओनरशिप क्या है, आपके पास सेंट्रल बैंक के पास भी है, स्टेट बैंक के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, और
स्पॉन्सर्ड बैंक्स जो हैं उनके पास भी है इनका कहते हैं सपोर्ट। नेक्स्ट है जियोग्राफिक रीच क्या है इनकी, दे प्राइमरली सर्व रूरल एरियाज, दे दिस इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर फार्मर्स एंड रूरल बिजनेसेस। तो इनका मेन एम है, ज़्यादातर ये कहाँ तक फैले हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम कहाँ तक फार्मर्स या रूरल जो बिजनेसमैन हैं उन तक को पहुँचाने का इनका एम है आरआरबी का। देयर आर 43 रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया, दिस डाटा इज़ करंट एज मार्च 2024। तो ये जो डाटा है आपको प्रोवाइड की गई है कि मार्च 2024 तक हमारे इंडिया के अंदर 43 रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ऑपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है लीगल फाउंडेशन। कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, दे ऑपरेट ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इनका बेस्ड रहता है। ठीक है, ये यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इनके रूल्स रेगुलेशन है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स, दे एम्फसाइज म्यूचुअल एड एंड कम्युनिटी बेनिफिट, मेंबर्स आर ऑल्सो ओनर्स, फॉस्टरिंग अ यूनिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनका कम्युनिटी बेनिफिट्स रहता है। ठीक है, और साथ में इनका जो एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो इनका बेनिफिट्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स वो डिसाइडेड होते हैं मेंबर्स को सिलेक्शन करने टाइम। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन से, दे इंक्लूड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ईच सर्व डिस्टिंक्ट सेगमेंट। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स है हमारे पास वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, रीजनल रूरल बैंक एंड सेकेंड इज हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो नॉर्मल सिटीज़ में होंगे और रूरल जो विलेजेस में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एक्सटेंसिव नेटवर्क। तो मार्च 2023 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1514 जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टैब्लिश्ड हैं और 95,710 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं इंडिया के अंदर स्टैब्लिश है। तो ये दिखा रहा है आपका कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी वाइड रीच है इंडिया कंट्री में। नेक्स्ट है रेगुलेटरी स्क्रूटिनिटी, दीज बैंक्स आर अंडर इंक्रीज रेगुलेटरी स्क्रूटिनिटी, दीज फॉलो रिसेंट फेलियर्स एंड एम्स फॉर स्टेबिलिटी। तो इनका जो ये जो बैंक्स है काफ़ी इनके पास रेगुलेटरी जो मतलब प्रेशर है वो ज़्यादा है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली रिसेंटली फेलियर और इनका जो एम है वो स्टेबिलिटी का है कि फेलियर्स ना हो ये, और आगे भी जो है मॉडर्न एरा में चलते रहें कोऑपरेटिव बैंक्स। सो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पेमेंट बैंक, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर पेमेंट सर्विस, दे कैन नॉट लेंड मनी। तो बेसिकली पेमेंट बैंक्स जो हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारे पास एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक्स है। तो इनका वर्क क्या है, तो ये क्या करते हैं, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एंड ऑफर पेमेंट सर्विसेज, बट लेकिन ये मनी को लेंड नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये मनी जो है बोरो या लोन नहीं देंगे आपको। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का फोकस क्या होता है, फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइड स्मॉल लोन्स एंड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। तो ये आपको इनका बेसिक वर्क ये होता है कि आपको लोन्स, ये छोटे लोन्स, नॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स, स्मॉल लोन्स आपको प्रोवाइड करेंगे और बेसिक जो बैंकिंग सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन पिलर्स। तो बोथ द यानी फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स ये क्रूशियल है हमारे बैंकिंग सेक्टर्स को एक्सटेंड करने में। ठीक है, दे रीच अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक पॉपुलेशन। तो ये दोनों अनबैंक्ड और अंडर बैंक पॉपुलेशंस में भी काफ़ी इनकी रीच है। ठीक है, तो नीचे आपको जो है कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने 1.65 लाख करोड़ इनकी फाइनेंशियल एसेट्स है फाइनेंशियल ईयर में 2023 में। और पीबी इंक्लूडिंग पेमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई, या जो हमारा पीबी यानी कि पेमेंट बैंक्स के एग्जांपल क्या है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, तो इनके पास कितने के डिपॉजिट्स है 6,445 करोड़ के। तो आप देख रहे हैं कि इनके भी रीच काफ़ी अच्छी है इंडिया में। तो ये रिपोर्ट जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 का दे रखा है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ की ट्रेंड एंड फ्यूचर आउटलुक। तो अब देखते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने जान लिया, अब ट्रेंड्स क्या हैं एंड फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें चेंजेस हैं। फर्स्ट है डिजिटलाइजेशन एंड फिनटेक। यूपीआई ट्रांजैक्शन रीच 18.23 लाख करोड़ इन मार्च 2024। दिस हाईलाइट रैपिड डिजिटल अडॉप्शन। तो जैसे ट्रेंड और फ्यूचर आउटलुक में देखा जा रहा है कि जो हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन है, आजकल जो लोग पेटीएम और गूगल पे इन चीज़ों का जो फ़ोनपे का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बताया गया एक डाटा अराउंड लगाया मार्च 2024 में कि हमारे पास 18.23 लैक्स जो यूज़र्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, जो दिखा रहे हैं कि रैपिड ग्रोथ हो रही है हमारी डिजिटल की, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की। नेक्स्ट हमारा है एनपीए रिजोल्यूशन। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो हमने बताया था, तो उनमें भी रिजोल्यूशन में भी काफ़ी अच्छा देखा गया कि ग्रॉस एनपीए ऑफ पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो है वो डिक्रीज हुए हैं 4.97%, ठीक है, 4.97% जो है मार्च 2023 में, जो कि फोकस कर रहे हैं और इम्प्रूव करेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस को, जिससे और ये और डाटा जो है ये नंबर्स और कम हो जाएंगे परसेंटेज। Now third is consolidations. Merger aim to improve efficiency. These also enhance competitiveness in banking sector. जो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि अगर हम मर्ज कर देते हैं किसी के बैंक से एक दूसरे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने मर्जर्स पता हैं कि, और 2020 में लेटेस्ट जो अभी हुआ रिसेंटली, आप उसके बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो जो मर्जर है उसका एम ही क्या होता है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है, जो वो बैंकिंग सेक्टर को कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि बैंकिंग सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस जैसा वर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। सो अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समायरा नॉलेज हब। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है। तब तक ले अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी आपके लिए जो है टॉपिक्स और कंटेंट्स लेके आऊँगी। तब तक ले थैंक्स यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।